बिहार की राजनीति अगर जिस दौर में आपने शुरू किया था राजनीति और अभी जिस दौर में राजनीति चल रही है, आपको कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है? लेकिन मुझे लगने लगा कि अब मेरे जैसा व्यक्ति उनको नहीं बदल सकता है, तो मुझे छोड़ देना ही अच्छा होगा। लालू यादव जी जेल में थे, कई बार हमको वहाँ से फ़ोन करके कि बचाओ बचाओ। केंद्र में भी जो नेता है वो कहते हैं कि नीतीश जी थामे हुए हैं मोदी जी का हाथ, इसलिए से वो सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन नीतीश इज नॉट कैपेबल, ही इज नॉट मेंटली फिट। नीतीश कुमार जी थोड़ा संकोची स्वभाव के हैं शुरू से, आज से मैं 73 से देख रहा हूँ, संकोची स्वभाव के हैं। पहला नाम तेजस्वी यादव। भ्रष्टाचार से बचपन से ही जुड़ा हो तो वो आदमी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नाम राहुल गांधी। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। बिहार के एक नेता है प्रशांत किशोर, नई पार्टी बने, उनको लेकर आप? वो स्थिति नहीं है, 0/0 है, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आप वो मंत्रालय आप डील कर चुके हैं। तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन इसका जवाब देने के लिए कि आखिर अभी भी बिहार उस कैपेबिलिटी तक क्यों नहीं पहुंच पाया है कि हम उतना अधिक उद्योग बिहार में लेकर के आ पाते हैं। हमारे पड़ोसी ला पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश आप देखिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, क्यों? नमस्कार, अनकोट की विशेष पेशकश जनता मालिक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ 6 बार के विधायक और फुलवारी के बहुत ही जाने माने शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम रजक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनकोट पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं। कैसा चल रहा है आपका चुनाव का तैयारी? चुनाव की तैयारी मतलब जो हर बार जैसा रहता है वैसा ही है और ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन मालिकों के यहाँ तो जाना पड़ता है दस्तक देने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की ही खूबसूरती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के एक जगह उन्होंने जो चुनाव प्रक्रिया की बात हुई, उसमें कहा गया कि 5 सालों पर जनता जो है वो अपनी सेवक चुनने का काम करेगी और अपने मत के द्वारा सेवक चुनती है और 5 साल में वो उसके रिकॉर्ड को देखती है और उसी रिकॉर्ड के आधार पर कभी अच्छे होते हैं तो उसको एक्सटेंशन भी देती है, नहीं अच्छे रहते हैं तो उनको पराजित भी करती है। सब कुछ सहजता से स्वीकार है? निश्चित सहसा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आप जनता के बीच जनता की सेवा के लिए आप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप में कमियां हैं और जनता आपसे संतुष्ट नहीं है तो जनता तो सजा देगी ही, क्योंकि मालिक जो हैं वो अपनी पूरी संपत्ति, राज्य की जो समृद्धियाँ, सारा कुछ आप पर लगाती हैं और आपसे अपेक्षा करती है, तो आप उस अपेक्षा पर खरे उतरते हैं तो बहुत खुश होती है, खरे नहीं उतरते हैं तो वो पराजय करती है, आपको निकाल देती है। ये तो मानवीय गुण भी है और ये दैनंदिनी है। आपके घर में भी जो नौकर होता है वो भी अच्छा नहीं काम करता है तो उसको तो निकाल दिया जाता है। उसी तरह से समाज में जब एक भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत जब एक सेवक चुना जाता है तो सेवक का भी लेखा जोखा होता है और जो मालिक होते हैं उस लेखा जोखा के आधार पर मतदान करते हैं। बिहार की राजनीति में आप बड़े लंबे समय से सक्रिय हैं और राजनीति में बेशक अभी हम चुनाव के समय में हैं, उस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन जब आपके बारे में पढ़ रहा था, जानकारी ले रहा था, तो उस समय मुझे पता चला कि आप शुरुआती दौर में मिलिट्री में जाने के बहुत ही इच्छुक। निश्चित मतलब पैरा कमांडो इस तरह से कुछ मैंने पढ़ा। हाँ, निश्चित है। मैं जब बचपन में जब मुझको इच्छा जगी थी कि मैं पढ़ लिख करके एक सैनिक का पदाधिकारी बनूंगा और उस ओर मेरी ज़्यादा जिज्ञासा हुई, एनसीसी में भाग लिया, एनसीसी का ABC तीनों सर्टिफिकेट पास किया, आर्मी अटैचमेंट कैंप किया, आर्मी अफसर्स ट्रेनिंग कैंप किया। मैं बिहार का पहला पारा जंपर हूँ, मैं बिहार का पहला माउंटेनर हूँ। तेन सिंह शेरपा हमारे ट्रेनी थे, उन्होंने मुझको ट्रेनिंग दिया। मैं बिहार का वो पहला कैडेट था जो बेस्ट कैडेट ऑफ इंडिया बना। मेरे बाद डैनी बने थे जो फिल्म में गए।
वो हमारा जूनियर था। तो मेरा शौक़ आज भी, और वो हुआ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मैं राजनीति में चला गया। रुचि, लेकिन प्राथमिकता ये थी कि प्राथमिकता थी सैनिक अफसर बनने का, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मुझे अरेस्ट कर के जेल भेज दिया गया 74 आंदोलन में। और उसके बाद मैं 74 आंदोलन में मैं अपने को सक्रिय हो गया जेल में ही, 15 महीना जेल भी काटा। लेकिन आज भी मेरा मन, जब किसी को यूनिफॉर्म में देखता हूँ तो मेरा मन मचलने लगता है। और मैं उसके सामने आते हैं, जब मैं मंत्री रहता हूँ तो क्वार्टर गार्ड सैल्यूट होता है, लेकिन मैं उस समय मुझे अंदर से लगता है कि ये हमसे बहुत ऊंचा है, मैं इसके सामने बहुत छोटा कद का हूँ। वही मैं मंत्री वाले सवाल पे ही आ रहा था आपसे कि आप तो मंत्री रह चुके हैं और बहुत सारे सैनिक इवन सुरक्षा गार्ड्स होते हैं, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल, हमारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं वो मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं गार्ड करने के लिए। तो उस टाइम आप कैसे उस चीज़ को वही नहीं, मैं तो अनुशासन का बड़ा प्रिय हूँ। जो भी सिक्योरिटी में रहे, जो उनकी ड्यूटी है, अगर उसका अनुशासन में कहीं गड़बड़ी हुई या अपनी ड्यूटी में उसकी कहीं न कहीं अपने ड्यूटी से अलग हुआ, तो मैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करता हूँ। जो अच्छे हैं उनको मैं अच्छी अनुशंसा भी करता हूँ। लेकिन अनुशासन के बड़ा सख्त कहा जाए कि बहुत लोग, कुछ लोग समझते हैं कि मैं बहुत करियल हूँ, तो मैं डिसिप्लिन पर मैं कहीं समझौता नहीं करता हूँ। तो वो मिलिट्री में तैयारी करने वाला छात्र, एनसीसी के सी ग्रेड पास आउट, वो उस आंदोलन में कैसे पहुंच गए? देखिए, मैं पटना कॉलेज में निकल रहा था, तो मैं सब्जी बाग में रहता था, मेरा जन्म स्थान वही है। वहीं सुशील मोदी जी भी रहते थे, वहीं विक्रम कुंवर भी रहते थे। संबंध तो था ही, राजनीति में कोई मेरी जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन एक मोहल्ला के कारण एक संबंध था। तो उन्होंने हमको पटना कॉलेज के गेट पर रिक्शा पर जब हम आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि श्याम जी ज़रा जा रहे थे, ये एक पैकेट है, ये पैकेट वहाँ जोगिंदर यादव है चाय वाला, उसके यहाँ दे दीजिएगा। मैं इसको इजी गोइंग लिया। इजी गोइंग था भी, एक कोई किसी का सामान है। थोड़ा सा आगे बढ़ा था, राधा सिंह सीनियर IAS थी, SDO थी उस समय पटना सदर के, और सुवर्णो थे ASP। इन दोनों ने मेरे रिक्शे को घेर लिया और मुझे अरेस्ट कर लिया, फिर वो थाना में डाल दिया। वो पैकेट जो था वो आंदोलन के समर्थन में पंपलेट था, मुझे जानकारी नहीं थी, और रहते भी तो हमारे लिए उसका क्या औचित्य। और मुझे एक बहुत ही सक्रिय आंदोलनकारी के रूप में मुझ पर मुकदमा किया, और मुझे उसी समय NCC के लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और सीनियर अफसर के साथ उस थाने में आए, लेकिन उनकी भी बात सुनने वाले वो नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमारा कैडेट है, ये इंडियन मिलिट्री अकेडमी में खड़गवासला जा रहा है, इसका टिकट कट गया है, ये क्या आंदोलन में करेगा। लेकिन लोगों ने बात नहीं मानी और हमें जेल भेज दिया गया। तो मैं उसी समय मन में लगा कि सही में आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, कि लोकतंत्र की हत्या और ज़बरदस्ती किसी को भी, जब मेरे साथ हो रहा है तो आम आदमी के साथ तो और ज़्यादा हो रहा होगा। तो उसका जेल में रहे तो संबंध हुआ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, और संबंध के बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। और क्योंकि मिलिट्री जब मैं 15 महीना रह गया तो वो तो मेरी परीक्षा ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं राजनीति में सक्रिय हो गया। सक्रियता के बाद सरकार बदली, GP के साथ थोड़ा मेरा भावनात्मक संबंध था, क्योंकि सब्जी बाग में मैं रहता था, वो कदम कुआं में रहते थे, तो बगल की गली से हम लोग डेली वहाँ मिलते थे। उसके बाद चंद्रशेखर जी से JP ने मेरा संबंध स्थापित कराया, और मैं उस समय से चंद्रशेखर जी का पहली मुलाकात JP के घर पर महिला चरखा समिति में चंद्रशेखर जी से हुई थी। और उसके JP ने कहा कि एक अच्छा लड़का है, और उन्होंने बड़ा भावुक होकर के कहा था कि अगर मैं नहीं रहूं तुम इसका ख्याल रखना, चंद्रशेखर जी। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने उनकी मृत्यु के बाद मुझको ले गए दिल्ली,
और उसी समय सरकार भी गिर गई थी और भारत यात्रा करने की ख्वाहिश जगी थी चंद्रशेखर जी की। तो मुझे उन्होंने जिम्मेवारी दिया। अब मेरे साथ सुबोध कांत सहाय थे, डॉक्टर आनंद कुमार थे जो BHU में वाइस चांसलर भी रहे, JNU में प्रोफेसर भी रहे, और अच्छे असुद्दीन भदौरिया, अगर यूपी में होंगे तो अर्जुन सिंह भदौरिया का नाम आपने सुना होगा, बड़े स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय नेता थे और बाद में वो MP भी हुए। तो उनके सुपुत्र थे असुद्दीन भदौरिया। तो हम लोग 4 लोग हम लोग तैयारी किए भारत यात्रा का, और उसके बाद उसमें सक्रियता बढ़ते गए। फिर युवा जनता, फिर बाद में चुनाव भी लड़ा। उसके बाद तो फिर पार्लियामेंट्री फोरम में कहानी मुझे सुनने को मिली कि चंद्रशेखर जी से आपकी मुलाकात हुई। मुलाकात बहुत बेहतर ढंग से आप एक दूसरे को समझने लगे। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और चंद्रशेखर जी ने आपको बुलाया और आपको पंजाब जाने को कहा उस समय, और आप शायद उस समय आई थिंक लगभग 4-5 महीने वहाँ पे बिता करके आए। 6 महीने। 6 महीने। ये पूरा क्या है, क्या बातचीत हुई, देखिए, क्यों उन्होंने भेजा? ब्लू स्टार के समय हमारे सारे नौजवान जो युवा विंग के थे सबको बुलाया था, हम ही को नहीं। और सभी लोगों को बुला करके उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ब्लू स्टार का मैं सख्त खिलाफ हूं, और उसके चलते उनको चुनाव भी हारना पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए और हिंदू और जो सिख की जो कटुता बढ़ी है उस कटुता को दूर करिए। जा कर के वहाँ जाओगे तुम लोग तो अगर रात बिताओगे गुरुद्वारे में तो दिन में तुम भोजन करना धर्मशाला में, और फिर कोशिश करना कि हिंदू और सिख का एक अच्छा संबंध बने। हम लोग 6 महीना पंजाब के गलियों में, शहरों में, गांव में घूमते रहे और इस बात की चर्चा करते रहे। उसमें हमारा नारा था कि गोली नहीं गल की ज़रूरत है। गोली आतंकवादियों का हो या पुलिस का हो, गोली अच्छी चीज़ नहीं है। गल है, गल यानी कि बातचीत, तो उससे स्थिति बदल सकती है, सौहार्द बन सकता है। और मैं 6 महीना तक रहा और उसके बाद फिर दिल्ली आया। पद यात्रा करते, पद यात्रा मैं किया था आनंद आपको गुरुद्वारा से लेकर के दिल्ली तक, और उसी में मैं पंजाब के मतलब यहाँ से आप पद यात्रा करते नहीं आए, पंजाब से आए। हाँ, और वहाँ से हर एक जिला, हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत का नक्शा बना था, हम लोगों ने मैप बनाया था। सभी जगह भ्रमण करते हुए और दिल्ली पहुँचे थे। और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हमने प्रधानमंत्री हाउस का घेराव भी किया था, काफ़ी लड़के लोग आ गए थे। उसके बाद हम उस एक कहानी तो आपको उसमें छूट गया। जब हम लोग को तय किए 25-30 लड़के तैयार हुए थे जाने के लिए, हम लोग ट्रेन में बैठे, जब अमृतसर उतरे तो वहाँ पर हमारे साथ 8 या 9 लड़के थे, बाकी लोग भाग गए। हिम्मत नहीं हुआ, मतलब आगे कंटिन्यू। हाँ, ये अभी स्टेशन की बात है। अच्छा, जब मतलब मैं बस वहाँ पे पहुँचे ही 8-9, जब 8-9 मिनट, चलो ठीक है, चंद्रशेखर जी को फ़ोन किया है वहाँ। उस समय ये आपका मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि देख लो, करना चाहते हो, मेरी इच्छा कि तुम लोग करो, एक आदमी भी रहे तो करो। हमने नहीं, अब तो करेंगे ही। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे जालियांवाला बाग, तो उसमें 4 लोग बचे, 4 लोग और गायब हो गए हैं। लेकिन जब 4 लोग शुरू किए तो कुछ दिन के बाद 4 से 40 तक आ गए, कारवां बढ़ता गया। और जब दिल्ली पहुँचे तो 1 लाख से ज़्यादा लोग आ गए थे। 1 लाख के आसपास लोग आ गए। जी हाँ, 1 लाख लोग दिल्ली में घेराव किए थे। बहुत बड़ा नंबर। हाँ, ये हमने किया। उस समय और उसके बाद नहीं, निकटता तो भारत यात्रा में ही हो गई थी, जो कन्याकुमारी से दिल्ली के समय काफ़ी निकटता हो गई थी। रात में हम लोग गप करते थे, उनसे बहुत चीज़ सीखने का मौका मिला। ये अगर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज के संदर्भ में इस देश में
चंद्रशेखर जैसा कद का कोई राजनेता नहीं है देश भर में अभी तक की स्थिति अभी तक में। मेरा व्यक्तिगत आकलन है, कोई नहीं है उस लेवल की अभी तक कोई नहीं। उस तरह का उदार, उस तरह का देश की नब्ज को समझने वाला, गरीबों को और लोगों को जो हैव नॉट हैं उसके बारे में सोचने वाला, उसके बारे में हर तरह की चिंता करने वाला, और राष्ट्र के धर्म को बात जो कहा जाता है उसका सही रूप से उसका पालन करने वाला। आपको एक उदाहरण जो ब्लू स्टार के समय जो मैंने कहा कि हार गए, हम लोग गए थे उनके नॉमिनेशन में बलिया, तो गौरी भैया हम लोग के साथ थे, उसमें एमएलए हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में बलिया से। उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ ब्लू स्टार पर चर्चा मत कीजिएगा, बाकी अपने भाषण में जो बोलिएगा चुन रहे हैं। लेकिन जब मंच पर जब आए तो उन्होंने ब्लू स्टार से ही शुरू की और ब्लू स्टार के खिलाफ सारी बात कही। उस समय कट्टा काफ़ी बढ़ गया था, इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई थी। तो फिर हार गए चुनाव। हम लोग उसी समय मंच पर ही हम लोग जब बैठे, गौरी भैया, हम अभी जिंदा हैं वहाँ आपके राम गोविंद चौधरी उत्तर प्रदेश में सपा के नेता हैं, तो सब लोगों ने हम लोग कहा कि अब तो अध्यक्ष जी, हम लोग अध्यक्ष जी कहा करते थे उनको, तो हार जाना अब स्वाभाविक है। और वो हार गए क्योंकि जनता जो है वेग में जाती है। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि नेता का मतलब है कि वेग के साथ नहीं चलना, वेग को, हवा को अपने तरफ मोड़ देना, ये नेता का काम है। नेता अगर हवा के पीछे चल गया तो वो नेता नहीं हो सकता है। और उन्होंने हवा के खिलाफ ब्लू स्टार, उसके बाद कुछ वर्षों के बाद कोई ऐसा दल नहीं था जिसने ब्लू स्टार के खिलाफ न कहा हो। आप बहुत इंस्पायर्ड हैं चंद्रशेखर। निश्चित उनके साथ। आपका ट्विटर आईडी आप खुद ऑपरेट करते हैं? हम ऑपरेट करते हैं, लेकिन हमारा भतीजा उसको देखता आपका है। वो ट्विटर आईडी पे मैंने देखा, एक्स पे, कि आपका एक प्रोफाइल पिक्चर के पीछे जो फोटो लगा होता है उसमें आप हैं, चंद्रशेखर जी हैं, शायद नीतीश जी हैं। वो तस्वीर आपने देखी? अच्छा, वो होगा वो मैं इस तस्वीर की बात युवा का। हाँ समझ गए, हम सफारी में होंगे। हाँ ये हाँ समझ किसी मंच गए, पे बैठे हैं सम्मेलन और था 17 यूथ का। नवंबर 1987 दिल्ली हाँ में। हाँ, ये किस चीज़ का है? ये युवा सम्मेलन हो रहा था, पॉलिटिकल यूथ सम्मेलन था। उसी में मैं सफारी में बैठा हुआ मैं। हाँ उस समय मैं पहनता था ज़्यादा। व्हाइट कलर का। हाँ अच्छा, उस समय ये पहनना ज़्यादा पसंद था आपको? हाँ, ज़्यादा वही पहनते थे। अब ज़्यादा कुर्ता पैजामा पहनने लगे? निश्चित नहीं, अभी भी मैं दूसरा और भी चीज़ पहन लेता था, लेकिन हमारी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अब कपड़ा लत्ता हर चीज़ों पर मैं दाढ़ी में कलर भी करवाता था, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं जगती, अब जैसे है वैसे ही। चंद्रशेखर जी को लेकर के तो बड़ी लंबी चर्चा हमने की, आपकी उस पर था। अब थोड़ा हम बिहार की राजनीति की तरफ आ जाते हैं। बिहार की राजनीति, अगर जिस दौर में आपने शुरू किया था राजनीति और अभी जिस दौर में राजनीति चल रही है, आपको कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, बदलाव के बात कहने के पहले मैं कुछ बिंदुओं को बताना चाहता हूँ। क्योंकि सर इसमें सवाल पूछने के पीछे नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो मेन रीज़न है, मैं अपने दर्शकों को भी ये समझाना चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति एक बहुत बड़ा चेंज आया जेपी आंदोलन के बाद। उसके बाद फिर नीतीश जी के समय एक बड़ा चेंज आया और अब वो आगे बढ़ रहा है। तो देखें तो कई लेयर्स में बिहार की राजनीति चेंज हुई है और आप सिर्फ एक विधायक नहीं हैं, मंत्री रह चुके हैं, बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से समझना चाह रहा था आपसे कि आप खुद में इसमें कितना बदलाव देखते हैं। तो मैं एक बात में कहता हूँ कि थोड़ा मैं पीछे का इतिहास बताना चाहता हूँ। बिहार को हम बहुत बड़े खंडों में नहीं बांटते हैं। देश के आज़ादी के बाद से बिहार को हम देखना चाहते हैं। उसके पहले तो सम्राट अशोक और क्या क्या हम उस भूत के, हालांकि वो मेरा गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा छोड़ता हूँ। तो 47 से लेकर के और 90 तक का जो दौर है वो एक खंड हुआ।
दूसरा खंड है 1990 से लेकर के 2004 तक, वो दूसरा खंड हुआ। और तीसरा खंड हुआ 2005 से 2025 तक। प्रथम खंड में जो लोग सरकार बनाए, जो लोग इस राज्य को चलाने का काम किए, वो लोग दिल्ली के एक घराने के प्रति कैद थे। उनका प्रायोरिटी बिहार नहीं था, उनकी प्रायोरिटी थी दिल्ली के एक घराने को प्रति उनका समर्पण था। और इस कारण बिहार का क्षरण होता गया। उसके बाद 90 से जो लोग सत्ता में आए 2004 तक, वो आए थे उस घराने के शोषण के खिलाफ, कि उसके कारण बिहार पिछड़ रहा है। लेकिन 90 से 2004 तक मैं भी उस सरकार में कुछ अंग में रहा हूँ, लेकिन सरकार का नेतृत्व ही महत्वपूर्ण होता है। तो वो समय परिवार जो चार दीवारी के अंदर के जो लोग हैं, उस परिवार के प्रति समर्पित हो गया। और उसके कारण भ्रष्टाचार, कई तरह की जो आज संज्ञा दी जाती है, उन सभी से। देखिए, मैं राजनीति में कभी व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आदी नहीं रहा हूँ। कभी कभी हो जा सकता है, मैं मनुष्य ही हूँ, मानवीय गुण अवगुण वो आ जाता है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करूँ। मैं विचारों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, और यही चंद्रशेखर जी ने भी कहा, और चंद्रशेखर जी जो मुझे सीख दिया। तो 90 से जो विचार वाले लोग थे, उन लोगों ने कैद कर लिया बिहार को एक चार दीवारी के अंदर, और बिहार के प्रति उनकी दृष्टि बदल गई। यानी कि जिन विचारों को लेकर के सरकार बनाए थे, एक काम किया उस समय कि गरीबों को आवाज़ दिया, लेकिन आवाज़ देने के बाद बिहार की उन्नति को, बिहार के जो उस तबके के लोग थे उसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने नहीं किया। और भ्रष्टाचार से अपने आप को अंगीकार करके बिहार को बहुत पीछे कर दिया, जिसके कारण बिहार बहुत देश में बदनाम हुआ। लेकिन 2005 के बाद जो सरकारें आई, जिससे सरकार का भी मैं एक अंग रहा हूँ, उस सरकार ने उस परिवार से अलग हट करके बिहार के तमाम आवाम के परिवार के रूप में माना, और उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो हमारा संविधान में बाबा साहब ने जो लिखा है, हमारा शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक, उसके प्रति इस सरकार ने काम किया। और कोई जात और धर्म के लिए नहीं, सभी धर्म, जो योजना बनी उस योजना में कोई भी धर्म का हो, उसके अंतर्गत आता है तो उसको लाभ मिला। तो उसके कारण बिहार जो 2 पीढ़ियों में जो गिरावट आते गया और बदनाम होते गया, उसमें बदलाव हुआ, इजाफा हुआ बिहार में, शैक्षणिक विकास हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि 100% हो गया, सम्राट अशोक के समय का बिहार नहीं आज भी, लेकिन एक प्रयास किया गया और कुछ कदम आगे बढ़ा। मंजिल तक नहीं पहुंचा है, पड़ाव तक अभी रुका हुआ है। तो वो काम हुआ, और यही कारण है कि अगर 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में, कानून व्यवस्था के संदर्भ में काफ़ी काम हुए। और यही कारण है कि जो लोग, जो तबके आज तक बहुत ही मरहूम थे, उन तबकों में भी अब शिक्षा की जिज्ञासा जगी। और शिक्षा के बिना तो कोई डेवलपमेंट अधूरा है, तो जिज्ञासा जगी है, जिसके कारण आज आप जिस पार्टी और परिवार को लेकर के जिक्र कर रहे थे, आप आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से निश्चित, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं उसका अंग भी रहा। ठीक है। तो एक वो पल जहाँ पे उस पार्टी के शुरुआती दौर में है, फिर एक कौन सा वो पॉइंट था जब आपको लगा कि मेरे सिद्धांतों से विपरीत ये पार्टी जा रही, मुझे छोड़ देखिए, देना मैंने चाहिए? बहुत प्रयास किया कि जिस मुद्दों को लेकर के जो राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था, उस मुद्दे का, क्योंकि विचारों के आधार पर वो जनता दल से अलग हुई थी,
और जनता दल से अलग होकर के अपने विचार जो था गरीबों के उत्थान के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, उसमें मैंने जो पहले कहा कि एक चारदीवारी के अंतर्गत जो परिवार था उसके प्रति समर्पित हो गई। तो मैं कई बार इसके प्रति अपनी जो विरोध था वो भी दर्ज कराने का काम किया और उनके साथ कई बार से समन्वय कर करके संवाद भी और कई चीज़ों पर बहस करने का काम किया। लेकिन मुझे लगने लगा कि अब मेरे जैसा व्यक्ति उनको नहीं बदल सकता है, तो मुझे छोड़ देना ही अच्छा होगा। और मैं ही नहीं, कई लोग उस समय, मानव शरद यादव जी जैसे लोग समाजवाद आंदोलन के एक पीढ़ी के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, वैसे लोगों ने भी उसको दल को छोड़ा। मैं और लोगों की बात नहीं कर रहा, जो विचारक रहे, जिसको आज हम याद कर सकते हैं, ऐसे लोगों ने उसको छोड़ दिया। और मैं जब छोड़ा तो मुझे लगा कि क्या करूं, तो मैं फिर भोंसी आश्रम चला गया था कुछ दिनों तक चंद्रशेखर जी के साथ, क्योंकि चंद्रशेखर जी ने कहा था कि तुम जा रहे हो, तुम संतुष्ट नहीं हो गए, लेकिन जाओ, मेरी जो सहायता होगी करूँगा, लेकिन जब लगने लगे तो ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है। तो मैं फिर वो भोंसी आश्रम, जो भुवनेश्वरी आज नाम बदल गया है, तो आश्रम में जा कर के फिर पटना आना जाना रहता था। फिर संपर्क बना, संपर्क था ही, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी, और मैं जदयू ज्वाइन किया। एक और मैं बदला आपको, शायद आपके पूछने के पहले, मैं आपको पूछने के पहले ही मैं इसलिए पूरा कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा। तो वहाँ पर मुझसे गलती हुई। गलती ये हुई कि मैं थोड़ा चीज़ों में धैर्य होना चाहिए राजनीति में, वो धैर्यता की कमी थी उस समय। और कुछ बातों पर जो विरोध हुआ, उस विरोध को संज्ञान लेने का काम हमारे नेतृत्व ने नहीं किया, वो सिर्फ इंतज़ार करने की बात कही। और उस व्यक्ति के विरोध के कारण मुझे लगा कि मैं यहाँ रहना ठीक नहीं है। और उस समय लालू यादव जी जेल में थे। कई बार हमको वहाँ से फ़ोन करके कि बचाओ बचाओ, मैं तो कहा कि लालू यादव जी जेल में थे। विरोध हुआ वो उस समय नीतीश जी से विरोध हुआ, लेकिन नीतीश जी से व्यक्तिगत विरोध नहीं हुआ। कुछ लोग जो उनके पास थे, जिनके व्यवहार से मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता था, और वो उनसे जब बात करते थे तो कहते कि धैर्य रखिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मुझको थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया। और छोड़ा, उसमें एक और कारण हो गया कि लालू जी बराबर फ़ोन करते थे कि जिस दल को बनाए हो वो दल अब थोड़ी गिरावट हो रही है, बचाने का काम करो, तुम्हारे जैसे लोगों की आवश्यकता है बचाने की। तो मैंने मंत्री पद वो छोड़ करके, विधायकी छोड़ के, विधायक तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मंत्री पद छोड़ करके मैं पहला व्यक्ति हूँगा, या और हो सकते हैं पहला, मैंने इनके साथ आया। आने के बाद लगा कि शायद वो बदल गए होंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं। आने के बाद देखा कि और गिरावट हो रही है, मैं अपने आप को बहुत विचलित होते रहा। किस वर्ष की बात कर रहे हैं? ये जब जनता दल से राजद में दोबारा जो मैं आया, बहुत दिनों तक धैर्य के साथ इंतज़ार करता रहा, लेकिन जो 97 में जो बनी थी राष्ट्रीय जनता दल, और जो हमने छोड़ा था 2000 में के पहले, तो उसके बाद की स्थिति में देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो जो पुस्तक जो हमने लिखी थी, घोषणा पत्र जो हमारा ही लिखा हुआ था, राष्ट्रीय जनता का संविधान मेरा ही राइटिंग है, और उससे बहुत दूर चला गया है। और अपमान का घूंट बहुत ज़्यादा होने लगा कार्यकर्ताओं के साथ,
नेताओं के साथ और परिवार का ही वर्चस्व चलने लगा, तो मुझे लगा कि मैं गलती की आगे आ गया। और फिर मैं, लेकिन मेरी एक स्वाभिमानी है व्यक्ति है, लेकिन आदरणीय नीतीश जी को शायद पता चला होगा, और मैं चुनाव भी नहीं लड़ा था बीच में। उसके बाद उन्होंने, या वर्कर लोग अपने मन से आए उनके दल के, और उन्होंने कहा कि फुलवाड़ी सूना हो गया है और आप ही इसको बचा सकते हैं, हम लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। कई तो मैंने कहा कि पहले समीक्षा कर लो, तो मैंने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की, यहाँ तक कि जो कहा जाता है एनडीए का विरोध है अल्पसंख्यकों का, उन लोगों से ही मैंने बात की। हर लोगों ने कहा कि नहीं, आप पुनः घर वापसी कीजिए। लेकिन मैं किससे कहूँ, वर्कर लोग तो कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो बात नहीं करूँगा, नहीं उन्होंने ही मुझे भेजा है। अब तुम्हारे भेजने से नहीं ना होगा, बात कराओ। क्यों नहीं हमसे वो बात करते हैं? बात तो करते ही थे, सड़कों पर मिलते हैं, किसी फंक्शन में मिलते हैं तो बहुत प्यार से बात होती है। तो घबराते हैं कि आप कुछ बोल देंगे, और फिर बोल देंगे तो उनको बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। हमने पागल नहीं ना है कि कुछ भी बोल देंगे। उसके बाद आए विजय चौधरी जी, संजय गांधी जी, बड़े नेता जो उस दल के रहे उस समय के, उन लोगों ने बात किया। तो मैंने कहा कि भाई वो बात तो करें। फिर संजय झा जी आए, तो उनके फ़ोन पर उनका फ़ोन आया, या हो सकता है कि पूरी प्लान के तहत आए होंगे, या अकस्मात आ गया हो, मैं उसके बारे में कोई गारंटी पूर्वक नहीं कर सकता। बात आया तो हमसे उन्होंने कहा कि फ़ोन है मुख्यमंत्री जी का, आप बात करना पसंद करेंगे? हमने कहा कि मैं कोई ऐसा आदमी थोड़ी होगी कि इससे बात करने में हमको परहेज है। लाइए, दिया। तो उन्होंने कहा कि आप चाय पीना पसंद करेंगे मेरे यहाँ आकर के? हमने कि मैं अभी आ जाता हूँ, मुझको किसी से ये थोड़ी, और आपसे मैं कोई गुस्सा है नहीं, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहे कि रात में, हमने अभी आए तो नहीं, अभी मत आइए, रात में आइए। हमने रात में चाय पीने का कोई समय है? देखिए, बहस मत कीजिए, आप आइए। ठीक है, गए हम 7 बजे, 7:30 बजे करीब गए, तो वहाँ सब लोग बैठे हुए थे। तो उसमें विजय चौधरी जी ने उठ करके कहा, आइए, आपको इस घर में स्वागत है। हालांकि ये बात नहीं थी ज्वाइनमेंट करने का। तो मैंने कहा, उसके पहले नीतीश जी खड़ा होकर के बोले, विजय बाबू आप समझते नहीं हैं, जो घर बनाया हुआ है, जिनका घर है, उन्हीं को अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। फिर अपना हंसी मजाक हुआ। फिर मैंने कहा कि आइए, फुलवाड़ी से चुनाव आपको लड़ना है। हमने देखिए, हम गए ही नहीं थे, मन तो मेरा इधर ही था, लेकिन गए किन कारणों से गए, तो आप फिर मैं आज कह रहा हूँ कि आप तो धैर्य खो देते हैं। क्योंकि हम चंद्रशेखर जी के अनुयायी, हमको गलत चीज़ें बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं होती। तो क्योंकि वो तो चला गया, वो जिस आदमी से आपका था, हमने कि वो चला गया मेरे जाने के बाद ना, पहले तो नहीं गया था। फिर बात हुई, फिर हम लोगों ने जो प्रक्रिया होती है, आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, जब भी आप उस पार्टी में गए, उसमें जाते ही आपकी स्वीकार्यता नहीं हो पाई। जैसे आरजेडी की अगर हम बात करें, आप वापस जब जुड़े वहाँ पे, तो फिर आपको टिकट भी नहीं दिया गया उस समय। तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है जी। टिकट नहीं दिया गया मुझको, लालू जी तो कहे थे, हाँ। और मैं इस्तीफ़ा दे करके आया था। और खुद आज जो राजकुमार हैं, उन्होंने खुद हमसे कहा था, आइए चाचा, और अब हमको अपना संरक्षण दीजिए। जगता बाबू ने आकर के कहा था। लेकिन उसके बावजूद बाद उस लड़के का जो करैक्टर था, उसमें बदलाव नहीं आया। और फिर उन्होंने फिर हमसे कहा कि गठबंधन धर्म का था, माले को देना था। हमने माले तो हमसे जब भी लड़ा है तो 3000 से ज़्यादा वोट नहीं आया, आप देख सकते हैं पुराना। तो उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए करना पड़ता है आपको, आगे हम कुछ करेंगे। हमने कि अब क्या कीजिएगा। फिर मैंने बर्दाश्त किया, हमने ठीक है।
फिर बहुत स्थिति खराब थी, तो मैं अपना संदेश क्षेत्र में भेजा, लोगों ने वोट दिया और वो जीते। यहाँ जब आया, जो आप कह रहे हैं कि स्वीकारता नहीं थी, तो यहाँ सारे लोगों के साथ मेरा बड़ा अच्छा संबंध रहा है। अब एक दो लोग अगर हो सकता तो वो तो नहीं, मतलब राजनीति में स्वीकारता इन होता द है। सेंस कि इमीडिएटली नहीं हुआ, जैसे इतने कद के नेता। कैसे मैं जब से जैसे आया जी। तो मुझको राष्ट्रीय वो तो होता है, थोड़ा तो एक गैप हो ही जाता है, लेकिन मुझको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, टास्क भी दिया गया, टास्क मैंने पूरा भी किया। फिर क्षेत्र में हमको ज़्यादा समय देने के लिए कहा गया कि चुनाव आ रहा है, आप क्षेत्र में एक बार लोगों को लगे कि हाँ भाई, तो काम करता रहा, स्वीकारता तो है। नीतीश जी से आखिरी मुलाकात अभी कब हुई? चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए तो अभी तो मुलाकात नहीं हुई। सिंबल भी लाने के लिए हम जब गए थे, हाँ उस दिन भेंट हुई हमारी, जिस दिन सिंबल लेने के लिए हम गए थे, उस दिन हमारी बात हुई। अच्छा, नीतीश कुमार जी को लेकर के समय समय पे आप शुरू के दिनों से उनको जान रहे हैं, समय समय पे अभी के हाल ही के दिनों में देखा होगा आपने कि अलग अलग वीडियो वायरल किए जाते हैं और उनके हेल्थ को लेकर के एक बड़ा कंसर्न रेज किया जाता है ऑपोजिशन के द्वारा कि ही इज़ नॉट मेंटली फिट, इस तरह की टिप्पणी की जाती है। इवन आप देखेंगे ना सिर्फ राज्य में लेकर के, केंद्र में भी जो नेता है वो कहते हैं कि नीतीश जी थामे हुए हैं मोदी जी का हाथ, इसलिए से वो सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन नीतीश इज़ नॉट कैपेबल, ही इज़ नॉट मेंटली फिट। इस तरह के बयान, स्टेटमेंट वहाँ से भी आ जाता है, केंद्र से भी जो नेता हैं उस तरह के। और आप बहुत दिनों से उन्हें जान रहे हैं, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं जब इस तरह के बयान आपके सामने आते हैं? आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ जी। उस सवाल के एवज में जवाब देते हुए, किसी व्यक्ति का चिकित्सा का प्रमाण पत्र कोई MBBS डॉक्टर ही दे सकता है। जो व्यक्ति स्कूल भी का सीमा पार नहीं किया हो, वो व्यक्ति अगर उसके स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट देता हो, जो व्यक्ति दिन के 24 घंटे में 17-18 घंटा घूमता रहता हो, जो व्यक्ति अपने विजन के तरह से नए नए योजनाएं लाता हो, जो व्यक्ति योजनाओं के लिए राशि इकट्ठा करता हो, जो व्यक्ति राशि लेकर के उस योजनाओं को कार्यान्वयन कराता हो, जो व्यक्ति कार्यान्वयन कराने के बाद जिलों में जाकर उन इलाकों में जाकर के समीक्षा करता हो, अगर वो व्यक्ति अस्वस्थ है तो कौन व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है? तो इसलिए किसी डॉक्टर ने अभी तक नहीं कहा है। अब विरोधी क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, जिनका अपना ही ठिकाना नहीं है, जो 24 घंटा में 18-20 घंटा कमरे के अंदर रहते हों, वो व्यक्ति कहता हो कि मानसिक और शारीरिक कष्ट हो गया है। देखिए, अंतर ये है कि नीतीश कुमार जी थोड़ा संकोची स्वभाव के हैं शुरू से, आज से मैं 73 से देख रहा हूँ, संकोची स्वभाव के हैं और वो काम करते हैं, बातों में कम विश्वास करते हैं, कभी कभी बोलते हैं। तो जब आपके साथ थे तो बड़े अच्छे थे और जैसे आपसे हटे तो खराब हो गए। फिर आप कोशिश किए कि मेरे साथ आ जाएं, तो वो अच्छे थे। आज जब उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, तो वो खराब हो गए। ये दो पैमाना कैसे चलेगा किसी व्यक्ति के लिए? 100% फिट, आप ये कह रहे हैं? निश्चित। अब उम्र का होता है जी। आज ही मैं जब जाता हूँ तो हमको पहला सवाल जनता कहते हैं कि थोड़ा आप कमज़ोर लग रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक कीजिए, दाढ़ी उड़ी इस तरह से। अब वो तो मैंने पहले ही कहा कि मुझको थोड़ा वो जो वियोग का है वो दर्द मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जनता ही कहती है कि आप तो एकदम, तो हम बोले कि चलो मेरे साथ दौड़ते हो ना। नहीं, हम उस मामले में हम आपसे कोई बराबर नहीं है, कि चेहरे वहरे पर जो आपका रहता था उसमें कमी है, तो इसका मतलब मैं बीमार हूँ? ऐसा तो है नहीं। आपको बीमार कहता भी नहीं है, हमको सिर्फ इतने कहता है कि
चेहरे पर अब दूल्हापन लग रहा है। अच्छा, हाल ही के दिनों में भी अमित शाह बिहार आए थे अलग अलग कॉन्क्लेव में। उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उस पर उन्होंने सीधा सीधा जवाब ना देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स जीत के आएंगे, अलग अलग पार्टियों के विधायक दल की बैठक होगी और उसमें किया जाएगा कि ये होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बातों को घुमा करके कहना और उसको किस तरह पेश करना, जी ये तो पेश करने वाले के ऊपर निर्भर है। लेकिन जहाँ तक उन्होंने, आपको याद होगा एनडीए की हर एक मीटिंग में कहा गया कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और हमारा अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, अमित शाह जी ने नहीं कहा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सब लोगों ने कहा। लेकिन एक प्रक्रिया मैं बताता हूँ, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें विधायक दल ही मिल करके नेतृत्व की घोषणा करता है। ये तो एक औपचारिकताएं हैं। उस औपचारिकता पर अगर बोले होंगे, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या बोले, ये बोले ये तो मैं सुन रहा हूँ, नहीं मैं तो जान रहा हूँ ये बोले वो, लेकिन उसके बाद भी वो दोबारा तो ऐसा बात नहीं बोले और वो गए भी नीतीश जी से मिले भी, और उसके बाद भी उनके बीजेपी के लोगों चाहे उस एनडीए के घटक के सभी दल आज तक वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगला मुख्यमंत्री होगा। तो इस बात को कह करके के बातों को पतंगर बनाना, इसलिए मैं एक लाइन में इस बात को कह देता हूँ कि नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं जी, और जिससे महागठबंधन की बात कर रहे हैं वो बात में विश्वास करते हैं। तो बात और काम का एक तुलना है, तो इस तुलना जब बात और काम का करिएगा तो निश्चित रूप से काम आगे बढ़ेगा। अब सर, बड़े लंबे समय से हम चर्चा कर रहे हैं, अब थोड़ा हम अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपके उस कार्यकाल का मैं जिक्र करना चाहता हूं जब आप इस राज्य के उद्योग मंत्री के रूप में थे। नीतीश जी के जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि जब आए तो बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत कंट्रोल किया, चाहे क्राइम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सड़क बनाना हो, बिजली देना हो, पानी देना हो, सब पे बहुत ही मेहनत किया उन्होंने। पहले जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी वो निकलने लगी, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि उद्योग को लेकर के अभी भी जो चर्चाएँ होती हैं उस पर लोग बहुत सारे प्रश्न चिन्ह करते हैं कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाता है। तो मैं सर इस पर आपसे, क्योंकि आप वो मंत्रालय आप डील कर चुके हैं, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन इसका जवाब देने के लिए कि आखिर अभी भी बिहार उस कैपेबिलिटी तक क्यों नहीं पहुंच पाया है कि हम उतना अधिक उद्योग बिहार में लेकर के आ पाते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य ला पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश आप देखिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार को आप तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली का ही एक अंग रहा है और देश के कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही होकर के आए हैं। लेकिन मैं एक बता दूँ, इंडस्ट्री आने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ज़रूरत है पावर, उसके बाद ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद ज़रूरत है आपको मज़दूर, उसके बाद ज़रूरत है रॉ मटेरियल। तो आपको रॉ मटेरियल में, एग्रीकल्चर बेस में आज के दिन में बिहार नंबर 1 है। चाहे वो मक्का का पैदाइश हो, चाहे वो धान की पैदाइश हो, चाहे वो आलू की पैदाइश हो, चाहे वो प्याज की पैदाइश हो, चाहे वो फ्रूट में आम और लीची की पैदाइश हो, इन सब मामलों में बिहार नंबर 1 है। लेकिन आपके पास 2005 के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कानून व्यवस्था के बारे में तो लोग क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर चिंता व्यक्त करती थी। पावर आपके यहाँ ऐसा था कि 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बिजली चलती थी। तो आपके पास मज़दूर था, लेकिन वो मज़दूर को यहाँ काम नहीं था तो वो बाहर पलायन कर जाते थे। 2004 में 11% पलायन थे। अब आज की बात देखिए, जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था
उस समय कई इंडस्ट्री के घरानों से मिलने गया था और हर लोग यही बात करते थे कि मैं जाऊं तो क्या अपना मौत का लेकर के आऊं लौटूं। डर था, भय था, रोड नहीं था। तो नीतीश कुमार ने फर्स्ट प्रायोरिटी क्या किया, 2005 से 2010 में इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें बनाने का काम किया। आज किशनगंज से आने में 4 घंटा लगता है, कल किशनगंज से आने में पटना 1.5 से 2 दिन लगता था। छोड़ दीजिए दूर की बात, पटना से पुनपुन जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। आज घड़ी से मिला लीजिए 11 मिनट लगेगा पटना से। मैं अपने घर से मैं पुनपुन जब जाता हूँ 11 मिनट, पक्का 11 मिनट लगता है, जहाँ 4 से 5 घंटे लगते थे। बक्सर से चले जाइए, गए होंगे तो आप कितना 2-2 दिन लग जाता था। यहाँ तक कि लोग आरा तक जाते थे बाई रोड, आरा के बाद ट्रेन पकड़ लेते थे। आज इस राज्य में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पुलिया कहा जाए, उसका ये डबल डेकर, ये सारे चीज़ बने हैं। हवाई अड्डा आज और कल के हवाई अड्डे में बहुत अंतर है। अब जो सामान यहाँ अगर बनेगा तो एयरपोर्ट होना चाहिए जिससे कि माल को हम बाहर ले जाएं। रॉ मटेरियल यहाँ नहीं था तो इरिगेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। जिस नक्सलवाद के कारण जिस खेत में, खास करके पटना के इर्द गिर्द मसौड़ी से ले करके आप इधर नवादा तक आप चले जाइए, रजौली तक चले जाइए, इधर आप मधुबनी से ले करके नेपाल बॉर्डर तक चले जाइए, तो वो पूरा कानून व्यवस्था गड़बड़ था। तो उसको, स्थिति को ठीक करने का काम किया। पावर आज 3,000 से ज़्यादा मेगावाट हम खपत कर रहे हैं पर डे। तो ये स्थिति परिवर्तन क्या, जब ये स्थिति हो जाएगा तब इंडस्ट्री को भी लाने में आप, लोग ये कहते हैं नहीं, लोग क्या कहते हैं, मैं अपनी बात, जब आपने कहा है कि तो ये चीज़ें के बाद ही इंडस्ट्री आ सकता है। और मुझे पूरा आश्वस्त हूँ कि 2025 से 2030 बिहार इंडस्ट्री का सबसे बड़ा राज्य के रूप में स्थापित होगा। निवेशक भी आएंगे क्योंकि निवेशक को चाहिए अपना लाभ। वो आपको दान करने के लिए इंडस्ट्री नहीं खोलेगा, इंडस्ट्री खोलेगा अपना लाभ के लिए। तो लाभ के लिए खोलेगा तो यहाँ रॉ मटेरियल भी सस्ते। जो मजदूर हैं आज 11% से 2% हो गए, वो 2% भी पलायन रुक जाएगा जब इंडस्ट्री यहाँ होगा। इंडस्ट्री होने का मतलब एक इंडस्ट्री नहीं, उससे जुड़ा हुआ इंसलरी बहुत तरह का बनेगा। तो अगल बगल के लोगों को कई तरह के रोज़गार मिलेंगे। तो पलायन क्यों करेगा, यही इंडस्ट्री में काम करेगा। ये जो बात आपने कही सर, ठीक है, इस पे बस मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि आपने जो बेसिक ज़रूरतें वाली बात कही कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये हो गया, लंबे समय से सरकार है, तो लोगों का यही कहना है, प्रश्न है कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, ठीक है। सड़क, बिजली, पानी पे हमने डिस्कशन कर चुका हूँ और ये चीज़ लगभग बिहार में ये समस्या जो है ख़त्म होने को है। इवन मैं आपको बताता हूँ, नोएडा में मैं रहता हूँ, वहाँ जितना बिजली आजकल कट रहा है उससे कम बिहार में कट रहा है। तो उस मामले में बेटर है हमारा। तो क्या अब हम 100% प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं कि अब ये बेस तैयार है एंड अब बिहार इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए 100% तैयार होकर के खड़ी है और अगला जो 5 साल अगर हमारी सरकार बन के आएगी वो उस पर बेस्ड हम रखेंगे? निश्चित इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। इंडस्ट्री आना है, इंडस्ट्री लगना है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, किसी संस्था को चलाने के लिए 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं: नीति, नियत और आपका नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व। तो खुशकिस्मत है हम लोग, इस राज्य का ईमानदार नेतृत्व भी है, नियत भी साफ है कि हम इंडस्ट्री लाएंगे ही, और उसी कारण हमने क्रमबद्ध ये सब काम किया। और नीति हमारा, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले
सर चुनाव घोषणा होने के बहुत पहले नीति भी बन गई कि जो इंडस्ट्री आएगा उसको प्रोत्साहन करेंगे, ज़मीन का दाम हम नहीं लेंगे या कम करेंगे, पावर में हम उसको जो रेट है उसको कम करेंगे। तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो लाभ इस सब चीज़ों से तो उसको लाभ होगा। दूसरी जगह की जगह रॉ मटेरियल जब यहाँ से ले, अब देख लीजिए एक चीज़, आलू अगर यहाँ आप खरीदते हैं तो 20 रुपये का किलो लगभग, लेकिन वही आलू का चिप्स बन करके आता है उस अच्छे पैकेज में, तो 50 ग्राम का कीमत कितना है? 50 रुपया। 1 किलो आलू 20 रुपया और 50 ग्राम चिप्स 50 रुपया। अगर यहाँ इंडस्ट्री होगा फूड बेस, तो आपको आलू का चिप्स जो यहाँ इतना महंगा मिलता है उसमें तो सस्ता होगा, और हमारा रॉ मटेरियल भी बाहर जाने की जगह यही इंडस्ट्री को मिल जाएगा। मैं एक उदाहरण दिया हूँ, उसे मक्का का है, लीची का है, आम का है, राइस का है, कई तरह का है। तो पहले आपको और दूसरी तरह का इंडस्ट्री नहीं आएगा। अगर ये सोचते हैं कि यहाँ पर मारुति फैक्ट्री आ जाएगा और वो आ जाएगा, तो ये वर्तमान बहुत कम समय में ये नहीं होगा। लेकिन रॉ मटेरियल फूड है जो मानी एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री यहाँ काफ़ी आएगा। ठीक है सर, अब मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा और आपको सिंगल वर्ड में बताना है उस व्यक्ति को लेकर के आपके मन में क्या है। पहला नाम तेजस्वी यादव। क्या बताएं उसके बारे में? मतलब कि कोई पहला वर्ड अगर आपको देना है कि जो व्यक्ति गुड पॉलिटिशियन, बैड मैं तो कह रहा हूँ, पॉलिटिशियन। जो व्यक्ति अगर सबसे असफल पहले खिलाड़ी बनना चाहा, असफल खिलाड़ी, शिक्षा में जाना चाहा तो असफल शिक्षा, राजनीति में जाना चाहा तो असफल राजनीतिक, शासन में जब जाना चाहा असफल शासन तंत्र। इसलिए मैं असफल कर रहा हूँ कि 5 विभाग के मंत्री रहे, मैं एक विभाग लेता हूँ नगर विकास। किसी नगर के नगर पंचायत या नगर परिषद में 17 महीने में 17 किलोमीटर तो दूर रहा, 17 फीट भी रोड उन्होंने बनाने का काम नहीं किया। तो असफल शासक। सभी विभागों में यही स्थिति रहा उनका, सब बड़े बड़े विभाग। तो उस व्यक्ति के बारे डू यू में क्या थिंक कहेंगे? कि वो कभी भी इन फ्यूचर, क्योंकि देखिए राजनीति में बदलाव होते रहते हैं हाँ। और जिस तरह से आरजेडी उनको पेश करती है, तो मुझे लगता है कि बस मैं व्यक्तिगत आकलन होता कि हमेशा से मोस्टली वो मुख्यमंत्री के रूप में उनके आरजेडी की तरफ से वही रहेंगे। तो आपको लगता है कि कभी भी वो इतने कैपेबल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? सोच ही जब बदल उसके पास नहीं हो, मानसिक विकास नहीं हो, और उस तरह का उसके पास नियत भी नहीं हो, भ्रष्टाचार से बचपन से ही जुड़ा हो, वो आदमी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ठीक है। दूसरा नाम राहुल गांधी। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। कोई अंतर आपको नहीं लगता? थोड़ा सा का। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत बदल गई है उनकी राजनीति अब देश में। देखिए वो कोशिश करते हैं। देखिए दोनों में अंतर इसलिए मैंने कहा, एक है कि उसके बारे में कोशिश नहीं, उसका है कि किसी तरह ये प्रक्रिया हम अगर शासन में आ जाए तो मैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बन जाऊं। एक दूसरा ये है, अंतर ये है, वो कोशिश करता है कि हम कुछ करें, लेकिन वो सही दिशा में वो नहीं जा पाता। वो कहा जाता है ना कि सांप और लूडो जब खेलते हैं, सांप और सीढ़ी का, मैं बता रहा हूँ कि सांप और सीढ़ी का, तो अच्छे से नीचे से बढ़ते जाए और एक सांप के पास पहुँचे तो फिर नीचे चले जाए। यही हाल है राहुल गांधी का। अमित शाह। अमित शाह विजन वाला है आदमी और समर्पित व्यक्तित्व है, नेतृत्व के प्रति समर्पित, और नेतृत्व के विचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एकदम कर्मठता के साथ काम करता है। नरेंद्र मोदी। नहीं, मोदी का तो एक ही उदाहरण देख लीजिए ना। इस हिंदुस्तान को जी पहले किस रूप में विश्व में देखा जाता था, और आज विश्व में हिंदुस्तान का कद्र कितना बढ़ा है।
हम्म। ये तो नेतृत्व का ही साख है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। स्ट्रांग तो है, और कहा जाए कि बहुत ही निर्णय लेने में कोई देर नहीं करता है। एक उदाहरण देख लीजिए, अभी ट्रंप ने जिस तरह की काम किए उस पर वो अडिग रहे, कहीं समझौता नहीं। जियो पॉलिटिक्स भी आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखते हैं आप? इंफॉर्मेशन तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। हाँ, उसके बाद अब बिहार के एक नेता है प्रशांत किशोर, नई पार्टी में, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, इधर बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई है लेकिन मित्र हैं। एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन रणनीतिकार के साथ साथ राजनीतिज्ञ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो मेहनत कर रहे हैं। अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे और उसको सकारात्मक दृष्टि से ले जाएं तो आगे, हम ये नहीं कह रहे कि 5 साल या 2 साल में, लेकिन एक समय अगर इसी स्पीड से चलते रहें और सकारात्मक दृष्टि से चलें तो वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता वो बन सकते हैं। आप उनकी आज मेहनत को- वर्तमान में जी, वो स्थिति नहीं है, 0/0 है, अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसी लेकिन गति आप से, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। निश्चित करना भी चाहिए। आप विरोधी का मतलब ये नहीं है कि उसके कामों को, हर कामों का हम विरोध करें। मेरा अपना व्यक्तिगत ये रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर के जिस तरह की राजनीति करते हैं, लगता है कि वो बिहार के लिए एक सही डायरेक्शन देगी इन फ्यूचर का? थोड़ा उसको सकारात्मक ले आए और लंबे दिनों तक उनको आगे तक मेहनत करना होगा, ज़्यादा और स्पीड लाना होगा। अब वो कितना कर पाते हैं ये उनकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। अगर क्षमता है, क्षमता रहता है तो कुछ भविष्य में परिवर्तन कर सकता है, और क्षमता नहीं रहेगा तो फिर इसके बाद फिर वही हाथ के पास। चिराग पासवान में है, उम्मीद है, एक नौजवान। हाँ, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, लेकिन आज के दिन में उसके पास एक विजन है और वो कुछ करना चाहता है, भविष्य उसका है। आज आपकी बातचीत होती है? बराबर पारिवारिक संबंध रहा है। उनके पिताजी हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं। हम लोग, हाँ, मैं एक अच्छा दोस्त रहे हैं। कई संघर्ष में हम लोग साथ रहे हैं, संगठन के काम में हम लोग साथ रहे हैं, कई अच्छे चीज़ों में भी हम साथ रहे हैं, समय में, बुरे समय में भी साथ रहे हैं। तो उनका सुपुत्र है। तो आज, उस समय तक शुरुआत के दिनों में मैं उसका बहुत अप्रिशिएट नहीं कर सकता था, लेकिन आज के समय में कोई राजनीतिक नहीं, सच्चाई बात है कि भविष्य उसका अच्छा है। फ्यूचर बेटर आप देखते हैं? बेटर नहीं, बेस्ट होने वाला है। लास्ट नेम सर, तेज प्रताप यादव। अब फिल्म में एक ऐसे भी कलाकार होते हैं जिसको देख करके लोग थोड़े देर के लिए मानसिक संतुष्टि भी मिल जाता है और हंस बोल करके अपने को खुश भी हो जाते हैं। आप उनको एज ए सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में नहीं देखते? पॉलिटिशियन में है ही नहीं। अच्छा, अगर आपको चूज करना हो, आपके पास ऑप्शन हो कि तेजस्वी या तेज प्रताप, तो आप किन के तरफ जाना चाहेंगे राजनीतिक रूप से? नहीं, कारण ना कि दोनों कोई काम के लायक नहीं है, दोनों दूर दूर तक भविष्य नहीं है। आप और बहुत लंबे समय से मैं जानते बता हो। रहा हूँ, मैं तो खिलाया हूँ इन लोग को गोद में। लेकिन आप इस रिजल्ट के आने के बाद देखिए कि वो कितना दिन वो पटना में रहते हैं कि दिल्ली में रहते हैं। फुलवारी में आप लंबे समय से काम करते आए हैं, कर रहे हैं। अभी वर्तमान की जो सिचुएशन है वहाँ पे आप लोग रोज़ जा रहे हैं वहाँ पे लोगों के बीच में, और शुरू मेरा पहला प्रश्न वही था आपसे कि आपको क्या लगता है। तो आपने बताया कि बेहतर है, हर तरह लोग बेटर फीडबैक आ रहा है आपको। आप अपनी जीत के लिए 100% मैं पूरे तरह से आश्वस्त हूँ। और जनता, मार्जिन क्या रहने वाला है? मार्जिन क्या रहने वाला है? मार्जिन को हम इतना आकलन नहीं किए हैं। और एक
जो चुनाव है हम्म, कोई गणित नहीं है। हम्म, वो क्या मार्जिन होगा क्या नहीं होगा अलग है, लेकिन इतना मैं हूँ हम्म, कि मैं अच्छे ढंग से, हम्म, क्योंकि वहाँ लड़ाई ही नहीं है, जी, इसलिए अच्छे ढंग से हम्म, जनता वहाँ मुझे अपना अच्छा सेवक के रूप में स्वीकार करेगी। उसके लिए पूरी तैयारी है। एनडीए को लेकर के क्या आपका आकलन है? एनडीए का एकदम कंफर्म है, सरकार बनेगी और भारी बहुमत से सरकार बनेगी। कोई सीट नंबर आप देना चाहेंगे? नंबर क्या, नंबर 1 है यहाँ तो नंबर एनडीए। मतलब किस सीट का नंबर आप कोई बताना चाहेंगे? सीट का नंबर क्या बताया, ऐसे हम लोगों ने एक नारा दिया है, वो नारा हमको लगता है कि वो नारा के भी हो इम्प्लीमेंट हो सकता है या आसपास से भी इस पर वो हो सकता है। हम्म, जो कहा गया कि 2025 में फिर से नीतीश और 225 के साथ फिर से नीतीश। जी, 225 भी आ सकता है या उससे थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन लगभग उसी के इर्द गिर्द रहेगा। सरकार आपकी बनती है तो क्या जनता, फुलवाड़ी की जनता फिर से अपने पुराने सेवक को मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए देखेगी? देखिए, मंत्रिमंडल का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है और मुख्यमंत्री अपने अनुसार चयन करता है मंत्रियों का। अब ये तो माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर निर्भर है कि वो क्या मेरा जिम्मेदारी देना चाहते हैं, क्या जिम्मेदारी मुझको देंगे। जो भी जिम्मेदारी देंगे मुझे कोई देखिए, मैंने कहा पहले ही कहा था, मंत्री पद मेरे लिए बहुत महत्व नहीं है। बहुत कई विभागों चलाया हूँ और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि इतने वर्षों के बाद भी आज भी कोई आदमी हमारे शरीर पर, मेरे कपड़े में एक काली टीका भी नहीं लगा सकता, चाहे वो मेरा कट्टर विरोधी भी हो। और भी कुछ बात बोल सकता है, लेकिन मुझको काला टीका नहीं लगा सकता है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं जो था वो हूँ और वही रहूँगा। हमको क्या चाहिए, थैंक यू दाल। सो मच सर, थैंक यू, आपने थैंक यू। पूरी बेबाकी से इस इंटरव्यू को, हमारे सभी सवालों को जवाब दिया एंड मैंने बहुत लंबा खींचा, हर मुद्दे पे आपसे बात हुई, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, ये थे श्याम रजक, हमारे सभी सवालों का जवाब इन्होंने दिया है और हमारी शुभकामनाएं हैं सर आपका चुनाव के लिए, रिजल्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।